आ जाओ, आज हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा बायोस्टैट्स के बारे में। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसको ही अभी कवर करने वाले हैं हम, कि जैसे कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के टाइप क्या होते हैं, इसी के बारे में भी हम देखेंगे, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। ठीक, ज़्यादा डेप्थ में अभी आज नहीं जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना है यहाँ। तो व्हाट इज़ वेरिएबल, सबसे पहले आता है कि वेरिएबल होता क्या है। देखो, वेरिएबल कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है जिसको कि आपको मेज़र करना है, जो कि चेंज होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। समझ में नहीं आया? देखो, वेरिएबल दैट मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो कि वेरी करती है, जो कि चेंज होती है। ठीक, ऐसी कोई चीज़ जो कि वेरी करेगी, जो कि क्या होगी, चेंज होगी। यानी कि अगर मैं एक व्यक्ति का देखूंगी तो वो दूसरा रहेगा, और दूसरे व्यक्ति का देखूंगी तो दूसरा रहेगा। जैसे कि आप और आपके बहन या फिर आपके भाई जो हैं, दोनों में एज, देखो एज वेरी करता है ना, दोनों की चॉइस वेरी कर सकती है। तो कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक या कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है जिसको कि मुझे मेज़र करना है, और वो आप और आपकी बहन के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक, तो वेरिएबल क्या है, इज़ एनी कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट दैट कैन बी मेजर्ड एंड चेंजेस वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर भी हो सकता है, एक प्लेस हो सकता है। हम अगर रेटिंग देने जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छी रहे, है ना, एट्रीब्यूट ही तो हो गया, वो उसका गुण ही तो हो गया। एक ख़राब रहे, वो भी वेरी करेगी एक दूसरे से। वन टाइम टू अनदर, एक टाइम पे चीज़ें दूसरी रहेंगी, दूसरे टाइम पे चीज़ें दूसरी रहेंगी, तो वो भी वेरी कर सकता है। तो वेरिएशन जो आते हैं, तो किस में वेरिएशन आते हैं, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट में अगर वेरिएशन आ रहे हैं जिसको हमें मेज़र करना है, वो क्या हो गया हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको कि आपको मेज़र किया जा सके, वही वाला वेरिएबल लेना है जिसको मेज़र किया जा सके, है ना। एंड चेंजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वन प्लेसेस टू अनदर, और वन टाइम टू अनदर। आई होप कि आपको ये अच्छे से रट गया होगा अब तक। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कि हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट रेट हो सकता है वेरिएबल, और हो सकता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ना, किसी की बीपी हाई होती है, किसी की बीपी लो होती है। बॉडी मास इंडेक्स सबका अलग अलग होता है, किसी का 26, किसी का 30, किसी का और ज़्यादा, है ना। सबकी बीएमआई अलग अलग होती है। किसी को कोई बीमारी लग गई तो उसका वज़न कम हो गया, किसी का ज़्यादा है। ठीक, तो मीन एट्रियल प्रेशर, एट्रियल तो जानते होंगे ना सब लोग, वेन होती है, एट्रियल होती है, तो उसमें जो प्रेशर आ रहा है, जो ब्लड का प्रेशर है, वो क्या है, वो भी सब में हर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। एज, आपकी एज अलग होगी, आपके घर में जो लोग होंगे उनकी एज अलग होगी, तो वेरी कर रहा है ना, चेंज हो रहा है ना। जेंडर हो सकता है आपका जेंडर अलग हो, और आपके घर में आपकी माताजी का जेंडर अलग हो आपसे। अगर आप लड़के हो तो वो लड़की होंगी, है ना, या आप लड़की हो तो आपके फादर का जेंडर आपसे अलग है, आपके भाई बहन का जेंडर आपसे अलग है। तो जेंडर, आपके दोस्त का जेंडर आपसे अलग हो सकता है ना। तो ये जेंडर, एज, ये सारी चीज़ें जो हैं पर्सन टू पर्सन क्या करती हैं, वेरी करती हैं। अब हमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या जाननी है कि डेटा क्या होता है। वेरिएबल तो हमने देख लिया कि वेरिएबल कुछ ऐसी चीज़ थी जो कि हमें मेज़र करना था, कोई ऐसा एट्रीब्यूट, कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो कि हम मेज़र कर सके, ठीक है, जो कि हमें चेंजेस के बारे में बताता है। चलो, डेटा क्या होता है, डेटा आर दी एक्चुअल वैल्यूज़ कलेक्टेड फॉर वेरिएबल। अब वेरिएबल को कैसे मेज़र करोगे, उसके लिए आपको डेटा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बॉडी मास इंडेक्स मेज़र करना चाहती हूँ, अगर मैं आपकी एज मेज़र करना चाह रही हूँ, तो मुझे डेटा लगेगा ना। आपकी एज कितनी है, मान लो आपकी एज 26 साल है या 25 साल है, मान लो 18 ही साल है, तो उसके लिए मुझे क्या लग रही है, ये 18 लग रहा है ना। तो ये जो 18 हो गया एक मिनट, ये 18 जो हो गया, ये हमारा डेटा लग गया, और हमने मेज़र क्या किया, आपकी एज, ये आपका वेरिएबल हो गया। तो डेटा आर एक्चुअल वैल्यूज़, ये 18 जो थी, ये 26 जो था, ये 20 जो था, ये क्या थी, ये वैल्यूज़ थी। व्हाट इज़ दैट, दिस इज़ वैल्यूज़। तो जो वैल्यूज़ आप वेरिएबल को मेज़र करने के लिए यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ योर डेटा। तो डेटा आर द एक्चुअल वैल्यूज़ कलेक्टेड फॉर अ वेरिएबल। ये ऑब्जर्व भी किया जा सकता है और एस्टिमेट भी किया जा सकता है, राइट। डेटा आर रिकॉर्डेड वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। डेटा क्या है, वैल्यू है। ठीक, किस चीज़ की वैल्यू है, जो हमने, जो रिकॉर्डेड वैल्यू है किस चीज़ की, वेरिएबल को हमने मेज़र करने के लिए इसको निकाला है। वेरिएबल, अगर देखो वेरिएबल और डेटा क्या होता है, तो वेरिएबल व्हाट यू मेज़र, आपने मेज़र क्या किया, आपने एज मेज़र की, कि आपने जेंडर देखा, कि आपने बीएमआई मेज़र की। ठीक, मेज़र क्या किया वो आपका वेरिएबल है। और जो आपकी मेज़र्ड वैल्यूज़ हैं,
ठीक है। द वैल्यूज़ वी हैव मेजर्ड टू फाइंड आउट द वेरिएबल, वो क्या है, हमारा डेटा है। अभी समझ में आ गया कि डेटा और वेरिएबल में अंतर क्या है। अब यहाँ पर देखो, ये जो वेरिएबल है आपका, ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। वेरिएबल कितने तरीके का होता है। वेरिएबल एक हो गया आपका क्वालिटेटिव, एक हो गया क्वांटिटेटिव, ठीक। क्वालिटेटिव एक हो गया क्वांटिटेटिव, क्वालिटी बताना, ठीक है। अगर आपको कोई क्वालिटी बता रहा है तो ऑब्वियसली क्वालिटी नंबर में थोड़ी होती है यार। क्वालिटी एक तरीके से आप रैंकिंग दे सकते हो क्वालिटी में, कि अच्छा है, बुरा है, ख़राब है, बहुत बेकार है, रैंकिंग दे सकते हो आप, नंबर नहीं दे सकते। नंबर दोगे तो वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा, गिन लोगे आप, ठीक है। तो एक हो गया आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल और एक हो गया आपका क्वालिटेटिव वेरिएबल। अच्छा, जो क्वालिटेटिव है वो कैटेगोरिकल है, ठीक, कैटेगरी बेस्ड है। कैसा बेस्ड है, कैटेगरी बेस्ड है, ठीक। क्वालिटेटिव कैसा है, कैटेगोरिकल है, इसको ध्यान रखना है। कैटेगोरिकल किसमें आएगा आपका, क्वालिटेटिव में। क्वांटिटेटिव कैसा है, न्यूमेरिकल है, यहाँ पर नंबर्स आपके यूज़ किए जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान रखना, NO, नो, नो से याद रखना, नो। क्वालिटेटिव नो, क्वालिटी है नो, क्वालिटी है नो, कैटेगोरिकल है नो, तो NO, नो। यानी कि जो नॉमिनल स्केल है और जो ऑर्डिनल स्केल है उस वो किसका पार्ट है, क्वालिटेटिव का पार्ट है, क्वालिटेटिव वेरिएबल का पार्ट है। और जो क्वांटिटिव है वो है IR, ठीक है, IR। IR क्या है, इंटरवल और रेशियो। ये दोनों जो स्केल है वो किसका पार्ट है, क्वांटिटेटिव का है। किसका है, क्वांटिटेटिव का है। IR क्वांटिटेटिव का है, नो किसका है, क्वालिटेटिव का है। क्वालिटी है नो, क्वालिटी नहीं है, ऐसे करके याद रख लेना। वैसे पढ़ते पढ़ते अभी याद हो जाएगा, उसको अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, क्वालिटेटिव की बात करते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव यानी कि कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की बात करते हैं कि वो क्या होते हैं। ये बताता है क्वालिटीज़, कैटेगरीज, नंबर के बारे में बात नहीं करेगा। जहाँ नंबर के बारे में बात होगी वहाँ पे आप क्वांटिटेटिव में जाओगे। यहाँ पे हमने देखा क्या क्या हमें पढ़ना था, एक नॉमिनल स्केल पढ़ना था और एक कौन सा स्केल पढ़ना था, NO, एक ऑर्डिनल स्केल पढ़ना था, ठीक है। तो नॉमिनल स्केल में क्या होता है, यहाँ पर कैटेगरीज बिना किसी ऑर्डर के दी जाती है, ठीक। तभी तो ऑर्डिनल में जब जाओगे आप यहाँ पर, तो आपको वहाँ पर ऑर्डर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑर्डर देखने को नहीं मिलेगा, NO, O वाले में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखो, यहाँ पे नॉमिनल है और ऑर्डिनल आपको भी बाद में दिखेगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में वो, ठीक। तो नॉमिनल स्केल में आपको क्या देखने को मिलेगी, कैटेगरीज तो देखने को मिलेगी पर ऑर्डर नहीं देखने को मिलेगा। जब ऑर्डर भी और कैटेगरी दोनों देखने को मिल जाए तो ये दूसरा वाला बन जाएगा, ठीक, ऑर्डिनल स्केल बन जाएगा। यू कैन ओनली नेम और क्लासीफाई देम, केवल आपको क्लासीफाई करना है कि जेंडर मेल हो कि फीमेल हो, दैट्स इट। ऑर्डर नहीं देना कि फीमेल पहले होती है, मेल पहले होता है, ये सब नहीं, ठीक, ये सब नहीं है। तो जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल दोनों बराबर हैं, है ना। तो इसमें क्या करना, ब्लड ग्रुप आपका A हो सकता है, मेरा B हो सकता है, किसी का A भी हो सकता है, किसी का O हो सकता है। इसमें रैंकिंग कौन देता है यार, ये रैंकिंग देने लायक आपको लग रहा है। इसमें क्या रैंकिंग देखो कि ये वाले का ब्लड अच्छा होता है, B वाले का ख़राब होता है, ऐसा थोड़ी होता है। रिलीजन किसी का कुछ भी हो सकता है, राइट। आई कलर किसी का कुछ भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है। अच्छा बुरा इसमें क्या करना है, इसमें कोई कैटेगरी लगाओगे आप। देखो, जिसमें आप कैटेगरी नहीं लगा सकते उसको आप नॉमिनल स्केल में डाल देना चुपचाप, ठीक है। अब आ गया आपका ऑर्डिनल स्केल। इसमें आप अच्छाई बुराई जो आपको करना है वो करो, रैंकिंग लगाओ, ठीक है। इसमें आपकी कैटेगरीज रहेंगी और आपका मीनिंगफुल ऑर्डर भी रहेगा, मीनिंगफुल ऑर्डर रहेगा, रैंकिंग भी रहेगी, डिफरेंस भी बताएगा, रैंक फिक्स नहीं रहेगी, ठीक है। जैसे कि पेन, आपको पेन हो रहा है तो थोड़ा हो रहा है कि मॉडरेट हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक। डिजीज़ का स्टेज कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कि जो भी है, ठीक। सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, बहुत एक्सेलेंस है, गुड है, फेयर है, पुअर है, ठीक। तो जहाँ पर आप रैंक लगा रहे हो, जहाँ पर आपकी रैंकिंग आ रही है, जहाँ पर आपका ऑर्डर आ रहा है, एक अच्छा एक बुरा, आगे पीछे आप सवाल कर पा रहे हो, वो क्या हो गया आपका ऑर्डिनल स्केल हो गया। ये भी तो क्वालिटी बता रहा है ना, अच्छा बुरा ऐसा ऐसा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे, जो कि है हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या बताता है, नंबर के बारे में, ठीक है। क्वांटिटी गिनना, है ना। दीज आर मेजर्ड यूजिंग नंबर्स। अब यहाँ पर आप नंबर यूज़ करोगे। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, IR, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। अब इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल को आप ध्यान समझ लो। यहाँ पर इक्वल इंटरवल्स बिटवीन वैल्यूज़ देखी जाती है। नो ट्रू ज़ीरो, ज़ीरो डज नॉट मीन एब्सेंस।
ज़ीरो का मतलब एब्सेंस नहीं होता। अच्छा, ये बात समझने में प्रॉब्लम आपको आ सकती है। देखो, इसको एग्जाम्पल से समझो आप। जैसे टेम्परेचर इन सेल्सियस और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे ज़ीरो का मतलब नथिंग नहीं होता, पहले तो ये बात याद रखना। इंटरवल स्केल में ज़ीरो का मतलब नथिंग नहीं होता। ज़ीरो का मतलब कुछ नहीं होता। ऐसे हम सोचते हैं ना कि ज़ीरो का मतलब कुछ नहीं, ज़ीरो मतलब कुछ नहीं। अगर मैंने बोल दिया कि एक बॉक्स है, उसमें मैंगो रखा है, ठीक है, एक बॉक्स में 5 मैंगोज़ रखें, एक बॉक्स में 10 मैंगोज़ रखें, एक बॉक्स में 0 मैंगोज़ रखें, तो आप ज़ीरो वाला क्यों खोलोगे, है ना? आप कहोगे जब है ही नहीं इसमें तो मैं क्यों खोलने जाऊँ। ज़ीरो मतलब आपने क्या देखा, नथिंग। वो क्या, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया ये रेशियो स्केल का एग्जाम्पल है, ठीक है। रेशियो स्केल में क्या होता है कि ज़ीरो मतलब नथिंग। जो हम सोचते हैं कि ज़ीरो मतलब नथिंग, वही उसका मतलब होता है रेशियो स्केल में। इंटरवल स्केल में इसका उल्टा होता है। ज़ीरो मतलब नथिंग यहाँ नहीं होता है। यहाँ मतलब ज़ीरो मतलब कुछ तो है। जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, ज़ीरो मतलब कुछ तो है। 0 डिग्री अगर सेंटीग्रेड मैं बोलूँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या मतलब, टेम्परेचर है ही नहीं वहाँ पे, कि माइनस में टेम्परेचर है, कि बहुत ठंडा है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कि कहीं पे पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ टेम्परेचर ही नहीं है, ठीक। टेम्परेचर का नहीं होना, टेम्परेचर है तभी तो वो ठंडा या गर्म है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि 0 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब कि वहाँ टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ ज़ीरो का मतलब नथिंग नहीं है। तो जब ज़ीरो का मतलब नथिंग नहीं है, वही आपका इंटरवल स्केल है, इक्वल इंटरवल बिटवीन वैल्यूज़। देखो, टेम्परेचर इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एग्जाम्पल, अगर 20 डिग्री इज़ नॉट ट्वाइस एज हॉट एज 10 डिग्री, बिकॉज 0 डिग्री इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर। 0 डिग्री आपका एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर नहीं है, ठीक। अब आते हैं हम रेशियो स्केल पे। रेशियो स्केल क्या होता है, इक्वल इंटरवल्स। यहाँ पर इक्वल इंटरवल्स है, यहाँ पर भी इक्वल इंटरवल्स है, बट यहाँ पर क्या है, आपके पास ट्रू ज़ीरो है। यहाँ पे ज़ीरो का मतलब ज़ीरो ही है, यहाँ पे ज़ीरो का मतलब वहाँ 3 5 नहीं करना है, ऊपर वाले में करना था, ठीक है। ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस इंक्लूडिंग रेशियोज आर, यहाँ पर ज़ीरो जो है वो मीनिंगफुल है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो आप लोग। एग्जाम्पल में क्या है, हाइट है, ठीक है, वेट है, हाइट है, वेट है, एज है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर 0 हो सकता है, एज 0 हो सकती है। कहोगे नहीं एज 0 नहीं हो सकती, 0 ईयर हो सकती है। अगर कोई 1 साल का नहीं हुआ है तो उसको क्या लिखोगे, अगर कोई बच्चा है वो 1 साल का नहीं हुआ है तो 0 ईयर एज हुई, है ना। ईयर में आप मेज़र कर सकते हो, 0 में आप मेज़र कर सकते हो। यहाँ 0 का मतलब 0 ही है, ठीक है। हाइट 0 हो सकती है, वेट 0 हो सकता है ना। मान लो 0 सेंटीमीटर लिखा है ना, तो इसका मतलब 0 ही है, कोई सेंटीमीटर नहीं है यहाँ पे। वेट 0 अगर लिखा तो मतलब ये 0 ही है, ठीक। वेट 0 ही है, मतलब कोई वेट नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ 0 जो है बहुत मीनिंगफुल है। रेशियो ज़ीरो दोनों का गहरा नाता है, मतलब 0 का मतलब कुछ नहीं यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, ठीक। देखो कितनी अच्छी राइमिंग बन गई। यहाँ पर हमारे पास है डाइकोटोमस वेरिएबल। डाइकोटोमस वेरिएबल क्या होता है, जहाँ पर 2 ब्रांचेस हों। 2 ब्रांचेस कहने का मतलब है कि बाइनरी मतलब 2। देखो, जिसका आंसर आपको 2 वेरिएबल के थ्रू मिलता है। जैसे कि आप स्टडी कर रहे हो तो आप उसमें देखोगे कि मेल है कि फीमेल है, आंसर यस में आ रहा है कि नो में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, कोई जिंदा है या मर गया है, डेड है, अलाइव है। तो इन सारे वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, बाइनरी वेरिएबल कहते हैं या डाइकोटोमस वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर आपको नॉमिनल जो स्केल है उसमें देखने को मिलता है। और नॉमिनल स्केल को मेज़र करने के लिए अपने पास क्या होता है, कौन कौन से स्टैटिकल मेजरमेंट टूल यूज़ किए जाते हैं। एक तो हो गया फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हो गया आपका प्रोपोर्शन, और हो गया परसेंटेज ऑफ द टोटल, यानी कि कितने मेल को आपने ऑब्जर्व किया, कितने फीमेल को आपने ऑब्जर्व किया, या फिर आपने कितने पॉजिटिव केसेस देखे, कितने नेगेटिव केसेस देखे। फ्रैक्शन ऑफ द टोटल, कौन सा आपका ज़्यादा फ्रैक्शन, कौन सा आपका प्रोपोर्शन ज़्यादा देखने को मिला, मेल में ज़्यादा आपको डिजीज़ देखने को मिली, फीमेल में ज़्यादा देखने को मिली। एक तरीके से आप प्रोपोर्शन भी निकाल सकते हो नॉमिनल में। फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हो, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन किसके ज़्यादा थे, आपकी स्टडी में ज़्यादा आपको कौन से पॉजिटिव केसेस मिले या फिर नेगेटिव केसेस मिले। तो ये स्टैटिकल मेजर टूल हैं 3 FPP, जो कि आप इसमें यूज़ कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी, प्रोपोर्शन और परसेंटेज।
नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट कि आपके ऑर्डिनल स्केल में क्या स्टैटिकल मेजरमेंट यूज़ होने वाले हैं, तो वहाँ पर 3 तो यूज़ होंगे। FPP आपका यूज़ होगा, FPP तो आपका यूज़ होगा, साथ में आपका मीडियन भी यूज़ होगा, ठीक। स्पेशली आपका लिकर्ट स्केल और वास यूज़ होगा। क्यों मीडियन ही, क्यों मीन क्यों नहीं, मीन क्यों नहीं यूज़ हो रहा है यहाँ पर, इसका भी तो आपको आंसर चाहिए होगा ना कि मीन क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, मीडियन क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखो मीन हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हमें, देखो किसी को माइल्ड पेन है, किसी को मॉडरेट पेन है, किसी को सीवियर पेन है, बट इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। माइल्ड और मॉडरेट के बीच कितना कितना क्या बोलते हैं इंटरवल है, और मॉडरेट और सीवियर के बीच क्या है वो हमें नहीं पता है। मतलब इसमें इक्वल डिस्टेंस है कि नहीं है ये हमें नहीं पता। ये हमें नहीं पता कि यहाँ से यहाँ तक जो पेन हो रहा है वो माइल्ड और मॉडरेट के बीच में हो रहा है, या मॉडरेट से सीवियर के बीच में इतना पेन हो रहा है। हाँ, ये हमारा डिसाइडेड नहीं है, इसलिए हम मीन को नहीं लेते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम मीडियन को लेते हैं। इसलिए हम किसको लेते हैं, मीडियन को लेते हैं। मीडियन में भी स्पेशली क्या बोला गया है, लिकर्ट स्केल को लेते हैं और वास को लेते हैं। किसको लेते हैं, लिकर्ट स्केल को और वास को। वास क्या होता है, विजुअल एनालॉग स्केल। क्या होता है वास, विजुअल एनालॉग स्केल। कैसे पढ़ोगे वास को, विजुअल एनालॉग स्केल। अभी याद कर लो, विजुअल एनालॉग स्केल, ठीक। विजुअल एनालॉग स्केल क्या होता है, देखो यहाँ पर आपका 10 का स्केल दिया गया है, 0 से लेके 10 तक का, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि अच्छा आपको पेन हो रहा है, आप नंबर दो। हाँ, 0 से लेके 10 तक का है, ठीक। वर्स्ट पेन है और नो पेन है। अ पेशेंट मार्क देयर पेन ऑन दिस लाइन। पेशेंट ही मार्क कर सकता है, आप तो कर नहीं सकते, राइट। इन मैनी मेडिकल स्टडीज वास स्कोर्स आर ऑफन समराइज्ड यूजिंग द मीडियन, especially if the data are not normally distributed. What is लिकर्ट स्केल अब जानने की ज़रूरत है। देखो जैसे यहाँ पर आपके पास ये स्केल है ना, विजुअल एनालॉग स्केल। देखो हम इस पर विजुअल आप देख सकते हो, ठीक। और यहाँ पर क्या है, लिकर्ट स्केल। अब लिकर्ट स्केल भी इसी की तरीके है। देखो लिकर्ट स्केल में क्या होता है, लिकर्ट स्केल मेजर्स ओपिनियन और एट्रीब्यूट। जैसे वो ओपिनियन और एट्रीब्यूट मेज़र करता है, वैसे ये भी ओपिनियन और एट्रीब्यूट को मेज़र करता है। लिकर्ट स्केल में होता है कि आपको स्कोर देना होता है कि आप स्ट्रांगली अग्री कर रहे हो कि स्ट्रांगली आप डिसअग्री कर रहे हो। अगर स्ट्रांगली अग्री कर रहे हो तो 5 दो, अगर सिर्फ अग्री कर रहे हो तो 4 दो, न्यूट्रल हो तो 3 दो, डिसअग्री कर रहे हो तो 2 दो, और स्ट्रांगली डिसअग्री कर रहे हो तो 1 दो। द नंबर 1 to 5 शो ऑर्डर। ये आपका क्या बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल है, ऑर्डर बता रहा है, बट द डिफरेंस बिटवीन देम इज़ नॉट गारंटीड टू बी इक्वल। समझ में आया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने क्या लगाया, ऑर्डर लगाया, पर आपने ये नहीं देखा। अब ये नहीं ज़रूरी है कि 1 से 2 के बीच। अब किसी को क्या ऐसा पेन हो रहा है कि वो नंबर देना चाह रहा है 1 से 2 के बीच, तो ये कैसा हो सकता है ना, पॉसिबल। तो ये हो गया आपका लिकर्ट स्केल और वो हो गया आपका वास स्केल, ठीक है। दोनों किस पे बेस्ड थे, ये थे आपके ओपिनियंस पे और एट्रीब्यूट्स पे बेस्ड थे। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप देना कि जो IQ है, ठीक है, IQ और PH, इसको हम किस में रखेंगे। IQ को और PH को हम किस में रखेंगे। क्या हमें इसको इंटरवल में रखना चाहिए या फिर हमें इसको रेशियो में रखना चाहिए। हालांकि 4 ऑप्शन देने चाहिए मुझे, पर मैं 2 ही दे रही हूँ। इंटरवल में रखना चाहिए, ठीक। इंटरवल में क्या होता है, मैंने आपको बताया 0 का मतलब 0 नहीं होता, रेशियो में 0 का मतलब 0 होता है, ठीक। अब यहाँ पर PH अगर बोलूँ मैं कि 0, PH 0 मतलब कि PH है ही नहीं। क्या ऐसा होता है, PH ऐसा होता है, नहीं होता। तो ये किस में रखा जाएगा, I में रखा जाएगा कि R में रखा जाएगा, ये आप बताना, ठीक है। ये दोनों एक ही कैटेगरी का है, ये मैं आपको बस इतना हिंट दे सकती हूँ, ठीक। ये आप अपना दिमाग लगाना इसमें। गाइस, अब हमारे पास है स्टैटिकल मेजर, कि स्टैटिकल मेज़र हम क्यों करते हैं। देखो आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। डेटा कलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको समराइज़ भी करना पड़ेगा। डेटा को आप समराइज़ करोगे, और आप जब डेटा को समराइज़ करोगे तो कुछ मीन निकालोगे, मीडियन निकालोगे, मोड निकालोगे, फिर इसी तरीके से समराइज़ करोगे। और क्या वे है ना। तो आप जो द मेथड डिपेंड्स ऑन वेदर द डेटा आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। मेथड किस पे डिपेंड करेगा आपका, कि आपका डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जब मैं कह रही हूँ तो मतलब कि आपका मोस्ट ऑफ द डेटा जो है वो एवरेज के आसपास घूम रहा है।
मान लो आपका एवरेज 50 है, ठीक, ये एक 100 की स्केल है, 1 to 100, और आपका एवरेज 50 है, ठीक। तो आपका मोस्ट ऑफ द डेटा जो है वो 50 के अराउंड है, तब आपका ऐसा कुछ कर्व बनेगा, यहाँ पर ज़्यादा आपका डेटा लाई करेगा। तो ये कैसा हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया, नॉर्मल हो गया, राइट। अगर यही आपका 50 नहीं है, मान लो आपका डेटा जो है किसी एक एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल देखो 1 से 100 फिर है, ठीक, लेकिन आपका डेटा, मोस्ट ऑफ द डेटा जो है वो 50 के पास नहीं है, ठीक। कुछ डेटा आपका यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर है, और कुछ डेटा जो है वो आपका यहाँ पर है, यहाँ पर जो डेटा है वो उसके नंबर बहुत बड़े हैं। तो आपका कर्व कैसा बन जाएगा, ये देखो इधर की तरफ से क्या होगा, ये यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ये चीज़ क्या हो गई, पहली वाली जो थी, जो ऐसा आपका बेल शेप को बना था, ये होता है आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये जो होता है जब आपका एक और आपको दिखता है, ठीक, कहीं पर आपको ऐसा दिखता है या फिर आपको ऐसा दिखता है, ये आपका होता है स्कीव्ड, ठीक। ये जब एक्सट्रीम वैल्यू आपके पास आती है तब देखने को मिलता है। अब एग्जांपल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको इन डिटेल देखेंगे, राइट। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, इफ़ डेटा फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, यानी कि अगर आपका डेटा आपका जो फाइंडिंग्स है वो एवरेज के आसपास घूम रहा है, ठीक है, अगर बेल शेप कर्व को फॉलो कर रहा है, तब आप ये वाला तरीका अपनाएंगे। मोस्ट वैल्यूज़ आर नियर द एवरेज, आपके एवरेज के पास ही होना चाहिए। अगर आपका एवरेज 50 है तो इसी के आसपास 52, 53, 54, 50 से 60 के बीच का रेंज होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ से 40 से 50 का रेंज होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इसके इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए आपका डेटा, ठीक है। इस तरीके की अगर वैल्यूज़ हुई तो ये क्या है, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। वेरी हाई और वेरी लो वैल्यूज़ आर रेयर, यहाँ पर आपको वेरी हाई और वेरी लो वैल्यूज़ से थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि ये स्कीवनेस का पार्ट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं है, राइट। एग्जाम्पल इन हाइट्स इन सेंटीमीटर। अब देखो, अब एग्जाम्पल देखोगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो ये 158, 159, 160, 160, 161, 162, 163, देखो यहाँ पर 160 के इर्द गिर्द सब घूम रहा है, 161, 162, 163, है ना, 158, 159, ठीक, सब कुछ 160 के आसपास ही हैं। तो दीज वैल्यूज़ आर इवनली स्प्रेड अराउंड दी सेंटर के आसपास ही घूम रही है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो है इसमें आप मीन निकाल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, है ना, एवरेज निकाल सकते हो, और जो आपका एवरेज होगा वो जो होगा जो आपका एवरेज होगा और जो बाकी आपकी वैल्यूज़ होंगी वो एवरेज से थोड़ी ही डेविएट करेंगे। डेविएट करने का मतलब देखो यहाँ पर, जैसे मान लो 160 ये हमारा एवरेज हो गया, ठीक। अब ये जो 162 आ रहा है हमारे पास, जो 163 आ रहा है, ये क्या है, ये हमारे एवरेज से डेविएट हो रहा है, 162 + 2 डेविएट हो रहा है, ठीक, कितना हट रहा है, यानी सेंट्रल वैल्यू से ये कितना हट रहा है, यही हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कितना हट रहा है यहाँ से, ठीक, एवरेज वैल्यू से कितना हट रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो हम अपने रिपोर्ट में इसीलिए क्या लिखते हैं कि मीन ± स्टैंडर्ड डेविएशन, इसलिए हम इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे कि मीन तो है ही, मीन हमारा कितना हो गया 160, अब 160 के प्लस और माइनस, देखो ये माइनस की कुछ संख्याएं, यहाँ पे प्लस की कुछ संख्याएं हैं, ठीक, और वो क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर डेविएशन है, इतना वो डेविएट कर रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे 160 तो हो गया आपका, ठीक है, मीन, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है ±2 सेंटीमीटर, ये आपको डेविएशन देखने को मिल रहा है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। 160 is the average height और standard deviation is 2 on an average heights differ from the mean by about 2 सेंटीमीटर, बस 2 सेंटीमीटर से ये अंतर कर रहा है, राइट, डेविएट कर रहा है। अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इफ़ डेटा इज़ नॉट नॉर्मल, अगर आपका डेटा नॉर्मल नहीं है, ठीक, नॉर्मल अगर आपका डेटा नहीं है, आपकी एक वैल्यू बहुत हाई है और आपका एक वैल्यू बहुत कम है, तब आप क्या करोगे, आसपास की है तब तो ठीक है, आपने बता दिया कि मीन निकालना है और प्लस माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन लिख देना है, काम ख़त्म हो जाएगा। बट
व्हाट इफ़ ऐसा नहीं है तो हमारे पास डेटा ही ऐसा नहीं है। हमारे पास डेटा फॉर एग्जांपल ऐसा है, मंथली इनकम है हमारे पास ऐसा, एक की 20,000 है, एक की 22,000 है, 23,000 है, 24,000, लेकिन एक की 5 करोड़ तक पहुंच जा रही है, 5 लाख तक पहुंच जा रही है, 5 मतलब एकदम आउट ऑफ द सिलेबस चली जा रही है, आउटलायर हो जा रही है बिल्कुल, है ना। इतना कि मतलब इन सब से एवरेज वाले से ताल्लुक़ ही नहीं रख रही है। होता है ना कि आपके गांव में एक बहुत अमीर आदमी होता है, ठीक। अब एक बात बताओ आप कि आपके गांव में, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक, एक गांव में बहुत सारे लोग हैं, उसमें एक बहुत रिच आदमी है, उसका है 5 करोड़, ठीक, और बाकी सब कमाते हैं 20,000, ठीक, बाकी सब कमा रहे हैं 20,000 और एक का है 5 करोड़। अब मैं एवरेज निकालने जाऊँ, ठीक, अगर आप यहाँ पे मीन निकालो तो आप देखो ये जस्टिफाई होगा क्या। आपने मीन निकाला, ये 20,000 वाले को भी लिया, 5 करोड़ वाले को भी लिया, अब दोनों को लेके आपने मीन निकाला, अब जो एवरेज आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है, एवरेज आपका बहुत ज़्यादा आएगा। तो जितना एवरेज आएगा क्या उतना सारे गांव के लोगों के पास पैसे हैं? नहीं, सब तो 20,000 ही कमा रहे हैं। बट इस आदमी की वजह से गांव का ऐसा है कि हाँ भाई गांव तो भला चंगा चल रहा है, बिल्कुल सब अच्छा खासा कमा रहे हैं, है ना, क्योंकि सबकी जो सैलरी आएगी वो 20,000 के ऊपर आएगी, है ना, 20,000, 30,000, 40,000 के ऊपर आएगी सैलरी, एवरेज निकालने जाओगे आप तो। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस आदमी की वजह से। और डेटा, इतने लोगों का डेटा सिर्फ एक आदमी की वजह से झूठा हो जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यू होती है, एक्सट्रीम लो, एक्सट्रीम हाई, यहाँ पर आप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व का इस्तेमाल नहीं करोगे, राइट। यहाँ पर आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? स्कीवनेस वाले का, ठीक, स्कीवनेस कर्व का इस्तेमाल करोगे। वो कैसा करोगे आप देखो, अगर आप यहाँ पर मीन कैलकुलेट करते हो, वही बातें यहाँ पर लिखी गई है, इट्स बिकम मच हायर देन व्हाट मोस्ट पीपल अर्न, राइट। सो मीन इज़ मिसलीडिंग, आपका मीन जो होगा वो मिसलीड करेगा एक तरीके से। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? मीडियन। यहाँ पर हम क्या लेते हैं? मीडियन लेते हैं, क्योंकि मीडियन में क्या होता है, यहाँ पर IQR आप निकालते हो, ठीक, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालते हो। अभी मैं आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज बताती हूँ कैसे निकलता है। क्वार्टाइल 1 फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल ऐसे करके होता है, फिर आप प्लस माइनस करके आप पहुँच जाते हो, ठीक। यहाँ पर आपको मीन नहीं निकालना है, क्योंकि एवरेज से आपको कोई लेना देना नहीं है। एवरेज अगर निकालोगे तो आपका डेटा एक तरीके से मिसलीडिंग हो जाएगा, क्योंकि वो जितने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा सबको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो जो एक्सट्रीम वैल्यू रहेगी वो उस पर हावी हो जाएगी, ठीक। इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है? मीडियन लेना है और IQR लेना है। अभी मीडियम और IQR को आपको बहुत अच्छे से समझना है ताकि आप गड़बड़ ना करो। आपको मैं स्टेप वाइज बता देती हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पर आप एक बार थोड़ा सा ऐसे देख लो, फिर मैं इसको आपको विस्तार से बताती हूँ। जैसे आपने मीडियन यहाँ पर देख लिया 23,000, ठीक, एक मिनट, आपने यहाँ निकाल लिया, बीच की वैल्यू ले ली 23,000, ठीक है, 23,000 आपने लिया, ठीक, और IQR आपने निकाल दिया 22,000 माइनस 24,000, ठीक। तो जो यहाँ पे मीडियन रहेगा ये आपको मिडिल वैल्यू देगा कि हाँ ये जो मिड वैल्यू है इसके ही आसपास लोग कमाते हैं, ठीक। तो ये एक तरीके का जस्टिफाई रिजल्ट हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर आप देख लो कि व्हाट इज़ IQR को आप देख लो, और फिर मैं IQR को आपको स्टेप वाइज समझाती हूँ। IQR क्या होता है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। पहले तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इट रिप्रेजेंट द मिडिल 50% ऑफ द डेटा। मिड के जो 50% डेटा है वो आपको बताएगा, ठीक। एक हो गया आपका 5 करोड़ वाला बंदा, एक हो गया आपका 200 रुपये वाला बंदा, ठीक है। यहाँ पर आपका इतना अंतर है, ठीक है। जो लोग हैं वो इतने में ही खुश हैं, ये 200-300 के आसपास ही कमा रहे हैं, 20,000 30,000 के आसपास ही कमा रहे हैं, ठीक। इसके बीच में कोई नहीं है, ठीक। और एक बंदा है जो 5 करोड़ कमा रहा है, ठीक। ये आपने देखा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा मिडिल ऑफ द 50% ऑफ द डेटा। ये इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा। 50% आपको बता देगा कि ये जो भी डेटा है 50% आपका डेटा इसी के आसपास रिलाई कर रहा है, राइट। अब स्टेप वाइज देखो, ठीक, IQR को स्टेप वाइज देखो। सबसे पहले मान लो आपके पास एज का वो है, एक मैं आपको सीरीज़ देती हूँ, ठीक।
एज की आपके पास सीरीज़ है। एक मिनट मैं अच्छे से पहले लिखूँ इसको, और फिर आपको ये मैं अरेंज करके ही देती हूँ। अरेंज डेटा रहेगा तो ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक, सबसे पहले आपको डेटा अरेंज करके रखना। मान लो आपके पास है वैल्यू 10, ठीक, फिर है आपके पास 12, फिर है आपके पास 14, फिर है आपके पास 16, फिर है आपके पास 18, फिर है आपके पास 20, फिर है आपके पास 22, फिर है आपके पास 24 और फिर है आपके पास 26। ठीक, मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है इसको। ठीक, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में ये अरेंज्ड है। अब यहाँ पर आपको मीडियन फाइंड करना है। ठीक, मीडियन फाइंड करने तो आपको आता ही होगा। ठीक है, मीडियन आपने देख लेना है। ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, मीडियन आपका क्या हो गया? 18 हो गया। हालांकि ऐसे नहीं होता, इसका फॉर्मूला है, पर अभी के लिए आप ऐसे देख लो जल्दी से, 18। ठीक, आपका मीडियन निकल गया, ME कितना आ गया? 18 आ गया। चलो एक बात तो बन गई। अब आपको ये मीडियन जो होगा ये 2 भागों में इसको डिवाइड कर देगा। ठीक, लेट मी टेक अनदर कलर। कौन सा लूँ? चलो ये वाला लेती हूँ, ये बढ़िया कलर लग रहा है मुझे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से डेटा को आधा आधा डिवाइड कर देना है। ठीक, ये आपका हो गया लेफ़्ट हाफ, यहाँ से यहाँ तक का, और ये आपका हो गया राइट हाफ। ठीक, 2 कैटेगरी बन गई, एक ये कैटेगरी बन गई और एक ये कैटेगरी बन गई। ठीक, 2 कैटेगरीज बन गई, दिख रही हैं। एक में 10 12 14 16 है, एक में 20 22 24 और 26 है। अब आपका ये बनेगा क्वार्टाइल 1, ये बनेगा आपका क्वार्टाइल 2। ठीक, इंटर क्वार्टाइल रेंज है इसका नाम, ध्यान रखना। तो यहाँ क्वार्टाइल बनाना है, तो यहाँ पे क्या बना? क्वार्टाइल 1 बना, यहाँ पर बना क्वार्टाइल 3। अब फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल में आपको एक काम करना है। देखो इसमें मिड आपको कौन सा दिख रहा है? इसमें मीडियन कौन दिख रहा है? 12 या 14? तो आप बोलोगे ऐसे कैसे बता दूँ, इन दोनों के तो बीच का होगा। ठीक है, तो चलो इन दोनों के बीच का ले लेती हूँ, दोनों के बीच का। तो 12 + 14 इट विल बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक, इट विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट? 2। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा 22 + 24 इट विल बी डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब इसको सॉल्व करो आप थोड़ा सा पहले। देखो ये हो गया 4 2 6 1 1 2 2, यहाँ पे कितना आ गया? 13 13 दूनी 26, तो यानी आपका Q1 कितना मिल गया आपको? 13। यहाँ पर क्या हो गया? 4 2 6 और 2 2 4, और यहाँ पर 2, 23 दूना 46 हो गया। ठीक है, 23 आपको मिल गया। तो Q3 आपको कितना मिल गया? 23। और सही भी मिला है, 22 और 24 के बीच में 23 और 12 और 14 के बीच में 13 ही मिलने वाला है। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिली, अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। देखो, तो आपको मिला Q1 इज़ इक्वल टू 13। ठीक, फिर आपको मीडियन मिला 18 बीच में, फिर आपको मिला Q3 इज़ इक्वल टू 23 मिला। ठीक, अब आपका IQR यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आपको 13 में से 23 माइनस कर देना है चुपचाप से। आपको Q3 माइनस Q1 करना है। क्या करना है? Q3 माइनस Q1 करना है। तो व्हाट इट वुड बी? इट वुड बी 23 माइनस 13। क्या आएगा आंसर? 10 आएगा। क्या आएगा आंसर? 10 आएगा। ठीक है, तो हालांकि 10 तो आपने निकाल दिया, पर आप ये ध्यान देना कि यहाँ पर 23 जो माइनस आपका 13 है, ये 23 से लेके 13 के बीच में ही मोस्ट ऑफ द जो आपके डेटा हैं वो फॉल कर रहे हैं। जो कि मैंने पहले ही बताया था कि IQR आपको क्या बताएगा? मिडिल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन जहाँ लाई करेगी वो बताएगा। तो यहाँ पर अब आप आके देखो, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 10 12 14 16 18 20 22 23, है ना। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द डेटा किसके? 13 से लेके 23 के बीच में फॉल कर रहे हैं, और यही आपका बता रहा है कौन? IQR, राइट। इसमें अगर मैं थोड़ा सा चेंजेस करूँ, मान लो 26 तक तो लिखा ही है, ठीक है, 26 के बाद मैं जोड़ दूँ 1000। ठीक,
अब देखो ये एक्सट्रीम वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर आपको एक्सट्रीम वैल्यू को नहीं लेना है, नेगलेक्ट कर देना है, क्योंकि जैसे ही आप एक्सट्रीम वैल्यू लोगे 10,000 से 10 का अंतर लोगे 990 आएगा आपके पास, और 990 जो है वो इसको जस्टिफाई नहीं करेगा, 990 के आसपास ये डेटा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आपको इसको क्या कर देना है, सीधे से इग्नोर कर देना है। आपको अभी भी 13 से लेकर 23 को लेकर चलना है, जहाँ मोस्ट ऑफ द डेटा जो है आपका वो लाई कर रहा है। जो मिडिल में जो क्राउड आ रहा है वो आपको जो देखने को मिल रहा है वो आपको लेकर चलना है, राइट। देखो अब हम पढ़ने वाले हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। तो उसको शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो। देखो एग्जांपल इसमें ये है कि आपके पास स्विच है और बल्ब है, ठीक है। बल्ब आपका तभी जलेगा जब आप स्विच दबाओगे, यानी कि जो स्विच है उस पर आपका बल्ब जो है वो डिपेंडेंट है, ठीक। तो बल्ब क्या हो गया, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और स्विच क्या हो गया आपका, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। एक दो एग्जांपल और देखो फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक। एग्जांपल देखो यहाँ पर एक और है, यहाँ पर आपका रिसर्च क्वेश्चन के तौर पे दिया हुआ है एग्जांपल कि डज एक्सरसाइज रिड्यूस ब्लड प्रेशर, क्या एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर जाएगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है, एक्सरसाइज, ठीक, कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो और इससे जाएगा क्या, इस पे क्या डिपेंडेंट है आपका, ब्लड प्रेशर, ठीक। तो एक्सरसाइज क्या है आपका, कॉज है, और इफ़ेक्ट क्या होगा आपका, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिपेंडेंट कौन है। ब्लड प्रेशर किस पे डिपेंडेंट है, एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज नहीं डिपेंडेंट है ब्लड प्रेशर पे, राइट। ब्लड प्रेशर डिपेंडेंट है एक्सरसाइज पे। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक। अगर मान लो ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो ये वाला देख लो। डज स्मोकिंग इंक्रीज लंग कैंसर, लंग कैंसर स्मोकिंग, ठीक। अब इसमें कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है बताओ। देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है स्मोकिंग आपका, ठीक। उस पर लंग कैंसर डिपेंड करता है कि लंग कैंसर होगा कि नहीं होगा। स्मोक करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो ये क्या हो गया आपका कॉज, ठीक। ये क्या हो गया आपका कॉज, और आपका आउटकम क्या दे रहा है, ये लंग कैंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, डज अ न्यू ड्रग रिड्यूस फीवर, क्या एक नया ड्रग जो है वो फीवर को कम कर देगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है एक ड्रग और मिल रहा है फीवर, ठीक। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका, फीवर है, और इंडिपेंडेंट क्या है, ड्रग है। मतलब खाओगे तो ठीक होगा, नहीं खाओगे तो नहीं ठीक होगा, ठीक। तो ये एक तरीके से आपका कॉज और आउटकम पे चलता रहता है, राइट। अब हम पढ़ेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को, तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। देखो सबसे पहले आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखो। एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज फैक्टर दैट कॉजेज इन्फ्लुएंस और अफेक्ट अनदर वेरिएबल, ठीक। अब ये दूसरे वेरिएबल के ऊपर कॉज और इफेक्ट डालता है, जैसा कि आपने देखा था, ठीक, कि आपका जो रिडक्शन था ब्लड प्रेशर का वो एक्सरसाइज से जा रहा था, ठीक। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसमें कौन सा था, एक्सरसाइज थी आपकी, ठीक। आप एक्सरसाइज करोगे तो वो क्या होगा आपका, ब्लड प्रेशर चला जाएगा, ब्लड प्रेशर उस पर डिपेंडेंट था। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या करता है, ये ऐसे फैक्टर होते हैं, ठीक है। वेरिएबल एक ऐसे फैक्टर होते हैं, ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो कि क्या करते हैं, दैट कॉजेज इन्फ्लुएंस और अफेक्ट अनदर वेरिएबल, जो दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। अब इंडिपेंडेंट का मतलब ये मत समझ लेना कि किसी का लेना देना ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ये दूसरे को अफेक्ट करता है, ठीक। ये दूसरे को अफेक्ट करता है, डिपेंडेंट वाला अफेक्ट होता है, ठीक। डिपेंडेंट वाला अफेक्ट होता है, ये अफेक्ट करता है। इसको हम एक्सपोजर वेरिएबल भी कहते हैं और प्रेडिक्टर वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक। और इसका क्या है, इसका काम क्या है, कॉज, ठीक। ये आपको ये क्या है, एक तरीके का कॉज है जिससे आपको अफेक्ट देखने को मिलेगा डिपेंडेंट वाले पे। अगर इजी डेफिनेशन देखो तो द वेरिएबल दैट चेंजेस फर्स्ट एंड मे अफेक्ट द आउटकम, ये आपके आउटकम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल आपने देख लिया ही, ठीक। ड्रग ट्रीटमेंट से या तो इंसान अच्छा होगा या तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, यानी कि ये इसको क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। एक्सरसाइज प्रोग्राम से या तो आपकी बीपी कम होगी
ये तो आपकी मतलब कमी होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये इसको कैसे अफेक्ट कर रहा है, स्मोकिंग से लंग कैंसर, स्मोक करोगे तो लंग कैंसर होगा, नहीं करेगा, अच्छी डाइट करोगे तो अच्छी हेल्थ रहेगी। न्यू मेडिसिन क्या इफेक्ट कर रही है, क्या नहीं इफेक्ट कर रही है, तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे। अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ वेरिएबल दैट चेंजेस बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्यों चेंज हो रहा है, इसके चेंज होने का कोई कारण नहीं है, बस एक ही कारण है कि इंडिपेंडेंट वाला चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो रहा है, ठीक। खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है, ठीक। इट इज़ कॉल्ड आउटकम वेरिएबल और रिस्पॉन्स वेरिएबल। उसको हमने क्या बोला था, एक्सपोजर वेरिएबल और प्रिडिक्टर वेरिएबल, और इसको क्या बोला, आउटकम वेरिएबल, क्योंकि ये आउटकम, ये रिजल्ट का, ये आउटकम का वेरिएबल है, राइट। और रिस्पॉन्स वेरिएबल, ये रिस्पॉन्स के तरीके से आपको निकल के आ रहा है, ये इफेक्ट पे काम करता है। वो किस पे काम कर रहा है, कॉज की तरह काम कर रहा है। द वेरिएबल दैट इज मेजर्ड एज अ रिजल्ट, जो रिजल्ट के तौर पे मेजर किया जाता है वो क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। एग्जाम्पल क्या है, ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, ब्लड शुगर, रिकवरी फ्रॉम डिजीज और सर्वाइवल। सर्वाइवल डाइट की वजह से हो, ब्लड प्रेशर जो है आपका एक्सरसाइज की वजह से कंट्रोल हुआ, वेट लॉस भी हो सकता है किसी प्रकार की ड्रग की वजह से हुआ। तो यहाँ पे कोई ना कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि इस पे इफेक्ट डाल रहा है। सो दिस वाज योर अबाउट कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आपको इमेजिन करना है, आपका गोल है कि आप वेट लॉस करो, ठीक है। आपका एक गोल है कि आपने वेट लॉस करना है, और सपोज़ यही आपका प्राइमरी, सपोज़ क्या आपका प्राइमरी गोल यही है कि आपको वेट लॉस करना है, ठीक। अब आपने 10 किलो वज़न अपना घटा लिया, 10 किलो, आम बात नहीं होती है ना, 10 किलो वज़न आपने घटा लिया, और सपोज़ करो आप कि आप में बहुत बीपी की प्रॉब्लम थी, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम था, ब्लड शुगर जो है वो स्पाइक कर जाता था, है ना, और आप अच्छे से सो नहीं पाते थे, मतलब तरह तरह की बीमारियां आपको लगी हुई थी, ठीक। अब क्या हुआ आपका कि वेट तो लॉस हुआ ही हुआ, साथ ही साथ ये जो 4 तरीके की बीमारियां आ रही थी ना, ये फ्री में सॉल्व हो गई, ठीक। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है, जो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका क्या था, प्राइमरी गोल आपका क्या था, वेट लॉस करना, लेकिन उसके साथ साथ आपके बेनिफिट्स क्या हुए, अदर बेनिफिट्स, आपके ब्लड प्रेशर सही हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज़ हो गया, आपका ब्लड शुगर इम्प्रूव हो गया, आपका स्लीप बेटर हो गया। सो ये आपका जो थे, ये क्या था, ये आपका सेकेंडरी आउटकम था। प्राइमरी आउटकम आपने अचीव कर लिया। तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी आउटकम और सेकेंडरी आउटकम के बारे में। आ जाओ देखते हैं कि प्राइमरी आउटकम क्या होता है। द प्राइमरी आउटकम आपका क्या है, मेन आउटकम ऑफ द स्टडी, कि मेन आउटकम क्या है, आपका जो मेन गोल होगा वो अगर अचीव हो जाएगा तो वही आपका प्राइमरी आउटकम है। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मेन ऑब्जेक्टिव, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट दैट डिटरमाइंस वेदर द स्टडी इज़ सक्सेसफुल। अब मान लो आपने कि आप वेट लॉस करने को सोच रहे थे, वेट लॉस नहीं हुआ, बाकी सब हो गया, तो मतलब आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही नहीं अचीव हो पाया ना, है ना। अब देखो यहाँ पर रिसर्च क्वेश्चन है एक, कि डज अ 12 मंथ एक्सरसाइज प्रोग्राम रिड्यूस हार्ट अटैक इन पीपल विद डायबिटीज़, जिनमें डायबिटीज़ है, ठीक है, एक मिनट, जिसमें डायबिटीज़ है, जिन लोगों में डायबिटीज़ देखने को मिल रहा है, वहाँ पर हमने क्या चलाना है, 12 मंथ का एक्सरसाइज प्रोग्राम। क्यों चलाना है, ताकि हम हार्ट अटैक को कम कर सकें, ठीक। और हार्ट अटैक हमें कम किस में करना है, डायबिटीज़, पहले से वो पेशेंट बीमार है, ठीक, और हम उसको हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम के साथ अपने स्टडी में ले रहे हैं, ठीक है। अब हम उसको देखेंगे। तो मेन थिंग आपका क्या है कि आप हार्ट अटैक को टैकल करोगे, है ना, हार्ट अटैक वाले रिजल्ट पे आप ज़्यादा फोकस करोगे। उसके बाद आप आओगे इस वाले पॉइंट पे, डिड द नंबर ऑफ नॉन फैटल हार्ट अटैक डिक्रीजेज। प्राइमरी आउटकम आपका क्या है, नॉन फैटल मायोकार्डियल इन्फर्केशन, ठीक है। यहाँ पर नॉन फैटल MI के बारे में आपको प्राइमरी आउटकम अगर मिल रहा है, अगर अचीव हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंडरी आउटकम आपका क्या हो सकता है, दीज आर एडिशनल आउटकम मेजर्ड बिसाइड प्राइमरी आउटकम। प्राइमरी आउटकम के साथ साथ और कुछ भी अचीव हो गया तो बल्ले बल्ले भाई अपनी। दे हेल्प रिसर्चर अंडरस्टैंड अदर इफेक्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। अगर इंटरवेंशन किया तो कुछ अच्छा मिला है कि नहीं मिला है सेकेंडरी आउटकम में।
यानी कि ब्लड प्रेशर ठीक हुआ है कि नहीं, मान लो कोलेस्ट्रॉल उसका सही हो गया, लिपिड प्रोफाइल सही हो गया, उसका ब्लड शुगर सही हो गया, उसका बॉडी वेट थोड़ा सा कंट्रोल में आ गया, तो ये सब क्या है, ये आपके सेकेंडरी आउटकम्स है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी आउटकम। सेकेंडरी आउटकम मतलब साथ साथ जो है, जैसे बहती गंगा में हाथ धुल लिया है ना, कि एक तो इलाज करवा ही रहा था अपना और साथ साथ बहुत सारे उसके ट्रीटमेंट हो गए, राइट। अब यहाँ पर आप फिर एक एग्जाम्पल समझो, ठीक। एग्जाम्पल है आपके पास, एक क्वेश्चन है पहले तो, डज अ स्ट्रक्चर्ड 12-month एक्सरसाइज प्रोग्राम रिड्यूस नॉन फैटल MI इन टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट, ठीक। अगर मैं इजी एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, मान लो अगर आपको ये एग्जांपल नहीं समझ आ रहा, अच्छा पहले ये एग्जांपल देख लो फिर इजी एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है क्या आपका जो एक्सरसाइज प्रोग्राम है, 12 महीने का एक्सरसाइज प्रोग्राम है। देखो इस देखने में टफ लग रहा है नहीं टफ, ठीक। 12 मंथ एक्सरसाइज करवाने वाले हैं आपको, क्यों करवाने वाले हैं, ताकि आपका जो वही हार्ट अटैक वाला प्रॉब्लम था ना वो थोड़ा कंट्रोल में हो जाए। और किस पे करवाने वाले हैं, डायबिटीज़ पेशेंट पे, जो पहले बीमार है उसी पे करवाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप देखोगे, अगर ढूंढोगे तो क्या है, आपका एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज से ये आपका नॉन फैटल MI जो है वो सही होगा या नहीं सही होगा। एक्सरसाइज करोगे तो सही होगा, नहीं करोगे तो नहीं सही होगा। स्विच दबाओगे तो पंखा चलेगा, नहीं दबाओगे तो नहीं चलेगा, है ना। स्विच वाला काम यहाँ पे ये कर रहा है ना, राइट। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, नॉन फैटल MI हो गया। अब आप इमेजिन करो, ठीक, कि जो एवरेज एज है एक ग्रुप A की, ग्रुप B की, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो ग्रुप A में हैं लोग वो 30 साल वाले हैं, ठीक है। जो ग्रुप B में लोग हैं वो 70 साल वाले हैं, ठीक है। अब दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, ठीक है। अब मान लो एक्सरसाइज ये कर रहा है, ठीक, ये वाला, और ये बहुत जल्दी ठीक हो गया, तो आप कंक्लूज़न निकाल दिए कि एक्सरसाइज ग्रुप हैज़ फ्यूअर हार्ट अटैक, कि एक्सरसाइज करने वाले के पास हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। और आपने इनको बोल दिया कि इनका हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है, ठीक। ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, देखो क्योंकि इनकी एज कम है, इतने कम एज में वैसे भी हार्ट अटैक का खतरा क्या रहता है, कम रहता है, ठीक। तो यहाँ पर कोई तीसरा फैक्टर है, यानी कि एज कोई तीसरा फैक्टर है जो इन दोनों को के बीच में आ रहा है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में आ रहा है, ठीक। उसी को हम क्या कहेंगे, कॉनफाउंडिंग वेरिएबल। वही आपका क्या होता है कॉनफाउंडिंग वेरिएबल होता है। तो यहाँ मैं बताने की कोशिश क्या कर रही थी, कॉनफाउंडिंग वेरिएबल के बारे में। अच्छा इजी एग्जांपल भी मैंने बोला था, ठीक है। मान लो आपने लेना है प्लांट A ले लो, ठीक है, और एक ले लो प्लांट B, ठीक। एक को दो ढेर सारा फर्टिलाइज़र, ठीक, और एक को फर्टिलाइज़र भी देना और सनलाइट भी देना। यहाँ पर आपको सनलाइट देना है, ठीक। लेकिन ये वाला वर्क अच्छा कर रहा है, प्लांट A सनलाइट के साथ जो अच्छे से ग्रो कर रहा है, और यहाँ पर आपने फर्टिलाइज़र भी दिया, सनलाइट भी दिया, लेकिन प्लांट भी कम अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर सनलाइट एक है जो इम्पैक्ट डाल रहा है, हो सकता है यहाँ पर भी सनलाइट ही इम्पैक्ट डाल रहा हो, फर्टिलाइज़र नहीं। तो जो तीसरा आपके पास फैक्टर है जो इस चीज़ के बीच में आ रहा है, वही आपका क्या है, कन्फाउंडिंग वेरिएबल, राइट। एक मिनट, तो कन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या है आपके पास, ये आपका एक थर्ड वेरिएबल है। दिस इज़ द थर्ड वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंसेस द आउटकम, कैन मेक इट लुक लाइक द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज द इफेक्ट। इसमें लगेगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने करा है, ठीक है। अगर प्लांट B अच्छा दिखने लगेगा आपको, तो आपको लगेगा अच्छा मैंने फर्टिलाइज़र इसमें ज़्यादा डाला था इसलिए ऐसा हो गया, बट ऐसा नहीं है, सनलाइट ज़्यादा था इस वजह से ऐसा हुआ, राइट। इन दिस एग्जाम्पल आपको पता चला कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आपके पास एक्सरसाइज है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास नॉन फैटल MI है, लेकिन कंफाउंडिंग वेरिएबल आपके पास क्या बना, एज बना, बिकॉज एज अफेक्ट द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, इट कैन कन्फ्यूज द रिजल्ट्स, राइट। तो आपको कन्फाउंडिंग वेरिएबल के बारे में पता चल गया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास और कौन अच्छे से नए से टॉपिक हैं जिसको हम पढ़ सकें।